नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों का कार्यक्रम शुरू। कल सुबह होगी औपचारिक बैठक। 6 वैश्विक मामलों पर चर्चा समेत यूक्रेन रूस संकट पर भारत की एक राय बनाने की कोशिश। भविष्य को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे का निर्माण महत्वपूर्ण। बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, नए शहरों का विकास और मौजूदा शहरों में सेवाओं का आधुनिकीकरण शहरी विकास के 2 मुख्य पहलू। उपराष्ट्रपति ने संसद में व्यवधान पर जताई पीड़ा। संसदीय कार्यवाही में व्यवधान के खिलाफ जनमत बनाने की अपील। बंगलुरु में डॉक्टर MS रमैया की जयंती समारोह को किया संबोधित। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगी गिनती। नतीजों पर होगी सबकी नजर। और इंदौर टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। टीम इंडिया को पहली पारी में महज 109 रन पर समेटा। 4 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 156 रन। और आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले G20 की बात। G20 विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में कल सुबह इसकी पहली औपचारिक बैठक संपन्न होगी। राष्ट्रपति भवन में होने वाला G20 विदेश मंत्रियों का ये सम्मेलन 6 सत्रों में विभाजित है। ये सत्र है मल्टीलैटरलिज्म और सुधार, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास में सहयोग, आतंकवाद, स्किल मैपिंग और मानवीय सहायता, इसके साथ ही आपदा राहत। विदेश मंत्री S जयशंकर खुद 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठ सकता है। भारत की पूरी कोशिश संयुक्त बयान में रूस यूक्रेन मुद्दे पर एक राय बनाने की होगी। इसमें G20 सदस्य देशों के अलावा 22 अन्य प्रतिनिधि भी भाग लेंगे, जिन्हें भारत ने आमंत्रित किया है। इनमें 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा 9 अतिथि देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इन अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। Given the nature and the developing situation in the Russia-Ukraine conflict, naturally that would be an important point of discussions during the G20 foreign ministers meeting. Look, I have already listed out for you the 2 major elements of the agenda of the foreign ministers meeting tomorrow, the 2 sets of them. Clearly, the foreign ministers would also focus on the ongoing situation in Russia, between Russia and Ukraine. But what is it that they come out with? And more importantly, among the G20 memberships, and when they meet tomorrow and discuss this, what is the understanding that they develop? Not just on Russia-Ukraine conflict, but also on the impact of that conflict on the rest of the world, particularly the economic impact, particularly the development impact, the challenges that the developing countries face because of that conflict. I think those are equally important to focus on, of course, along with the Russia-Ukraine conflict also. G20 बैठक के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे। आज भी उन्होंने सदस्य देशों के कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। S जयशंकर ने आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लिवरली के अलावा मैक्सिको, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, नीदरलैंड और यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री और अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख से मुलाकात की।
और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों का कार्यक्रम शुरू, कल जो है सुबह होगी औपचारिक बैठक, और जो मुद्दे हैं कहा जा रहा है कि 6 जो मामले हैं उन पर मुख्य रूप से फोकस होगा। क्या कुछ खास, कल का दिन बेहद अहम? देखिए अमृता, निश्चित तौर पे यह बेहद अहम समय है, इसलिए कि देखिए भारत को ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है जिस समय पूरी दुनिया लगता है कि जैसे बहुत ही असंतुलन की स्थिति में है। एक तो पैंडेमिक के बाद अभी दुनिया निकली थी कि उसके बाद रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, और ऐसे में भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है, इसलिए कि भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ समान तरह की दोस्ती है। और ऐसे में भारत की लगातार ये कोशिश है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए क्या प्रयास किया जाए। तो आज भी विदेश मंत्री और कल भी जो विदेश मंत्री विभिन्न अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं, उसमें यह एक मामला तो है ही। उसके अलावा जो भारत एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी बनने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपको पता हो कि पिछले महीने भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन किया था, और उसके बाद ऐसा स्थिति आई कि दुनिया के सभी जो पिछड़े देश है, विकासशील देश है, उनकी आंखें लगी हुई है कि G20 में न सिर्फ यूक्रेन रूस का मामला, बल्कि एक जो आर्थिक मुद्दे हैं दुनिया के, जो पिछड़े देशों के मुद्दे हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जो फूड सिक्योरिटी का है, एनर्जी सिक्योरिटी का है, उसके अलावा जो दुनिया में टैलेंट पूल है, बहुत सारे लोग ऐसे मेधावी हैं जो एक देश से दूसरे देशों में जा सकते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों ने उन पर रोक लगा रखी है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो भारत चाहता है कि G20 के इस विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उठाए, ताकि जो समिट लेवल मीटिंग होगी और जो अन्य बीच में आई कई मंत्री स्तरीय मीटिंग या शेरपा स्तरीय मीटिंग है, उसमें भी ये बात साबित हो और बात रेखांकित हो कि G20 महज राजनीतिक जो टकराव का मंच नहीं बने, बल्कि जिस कारण से इसकी स्थापना की गई थी, जो खास करके दुनिया के जो आर्थिक मसले हैं, उन मसलों को सुलझाने के लिए, उस मामले में कल की जो बैठक है काफी अहम है। अमृता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो भारत की जो भूमिका है एक लीडर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में देखी जा सकती है इस बैठक में। शुक्रिया अखिलेश सुमन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे तेजी से प्रगति करने वाले देश के लिए शहरी नियोजन समय की आवश्यकता है, और ये अमृतकाल में देश की नियति तय करेगा। शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर बजट के बाद के वेबिनार में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए शहरों का विकास 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, और इसलिए भविष्य के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने शहरी विकास में परिवहन प्रणाली, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी राज्य सरकारों को और अर्बन लोकल बॉडीज को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, वे देश को विकसित बनाने में तभी अपना योगदान दे पाएंगे जब वो प्लान अर्बन एरियाज को तैयार करेंगे। हमें ये बात की बड़ी भली भांति समझनी होगी कि अमृत काल में अर्बन प्लानिंग ही हमारे शहरों का भाग्य निर्धारित करेगी, और भारत के वेल प्लान शहर ही भारत के भाग्य को निर्धारित करेंगे। जब प्लानिंग बेहतर होगी तभी हमारे शहर क्लाइमेट रेजिलिएंट और वाटर सिक्योर भी बनेंगे। और इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुसेना के लिए 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से HAL से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है। विमानों की आपूर्ति 6 साल की अवधि में की जाएगी। HTT-40 टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है, और इसे अच्छी लो स्पीड हैंडलिंग गुणों और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरह से एरोबेटिक टैंडेम सीट टर्बो ट्रेनर में वातानुकूलित कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स, हॉट रिफ्यूलिंग, रनिंग चेंज ओवर और 0-0 इंजेक्शन सीट से लैस होगा।
विमान में लगभग 56% स्वदेशी कलपुर्जे शामिल हैं, जिसे समय के साथ 60% से अधिक तक बढ़ाना है। और इनके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कैडेट प्रशिक्षण शिप खरीद के लिए लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इन शिप का निर्माण जो है वो भारतीय IDDM के तहत 3,108 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इन जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू करने वाली है और ये शिप नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और प्रशिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इधर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कल होने वाली मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। मेघालय में सोमवार को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 85.17% मतदाताओं ने मतदान किया है। मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 60 है, लेकिन सोयोंग निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मतगणना 2 मार्च को राज्य भर के 13 केंद्रों पर होगी। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से 83% से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रहा। मतगणना के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सभी मतगणना स्थलों में त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके बाद EVM से मतगणना होगी। और वहीं तीसरे राज्य अगर त्रिपुरा की बात करें तो विधानसभा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटों की गिनती सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सभी मतगणना पर्यवेक्षक आज रात तक त्रिपुरा पहुंच जाएंगे। गुरुवार को सुबह 8 बजे से 21 काउंटिंग हॉल में वोटों की गिनती की जाएगी। और मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा जो हैं वो दीमापुर से जुड़े हैं, आइए उनका रुख करते हैं। पवन, तीनों ही राज्यों में 80% से ज्यादा वोटिंग यानी कि जो मतदान था वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय है। लेकिन अब परीक्षा की घड़ी, जी हाँ, वोटों की गिनती, कल जो है नतीजे, सबसे महत्वपूर्ण दिन, तो कल की क्या तैयारियां? में जो है वो है, और अगर पुलिस शासन जहां तक बात, बहुत तैयारियां हैं यहाँ पे नजर के इंतजाम, जैसे बताया, और की तो वो आपकी जो आवाज है वो ब्रेक हो रही है किसी तकनीकी खामी की वजह से। लेकिन हमने आपको जैसा कि बताया है कि चुनाव आयोग ने जो दक्षता दिखाई थी मतदान के दौरान, जिस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में पूरा चुनाव जो है संपन्न हुआ, मतदान हुआ, और जो वोट प्रतिशत था वो बहुत ही बेहतर। हालांकि इन राज्यों में हमेशा से ही जो वोट प्रतिशत है बहुत अच्छा रहा है। इस बार 80% से ज्यादा तीनों ही राज्यों में, और चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है जो वोटिंग है यानी कि कल का दिन जो बेहद अहम है उसमें भी जो गिनती है वो बेहद शांतिपूर्ण माहौल में हो, और इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो चाक चौबंद हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बंगलुरु में गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर MS रमैया के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय नवाचार की शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए जिसकी दुनिया सराहना कर रही है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति ने संसद में व्यवधान पर चिंता जताई। उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं से लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे आचरण के विरुद्ध माहौल और जनमत तैयार करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी अपील गैर दलीय है और इसका राजनीति में संबंधित पक्षों से नहीं बल्कि राष्ट्र कल्याण से संबंध है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और संसद में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि देश का भविष्य सही मार्ग पर हो। इसके लिए हमें अपने आचरण में ऐसी मिसाल कायम करनी होगी जिसे सभी अपने व्यवहार में उतार सकें। We are there in Rajya Sabha and Parliament to facilitate
that the destiny of the nation is on right track. We have to exemplify our conduct, which everyone can emulate, which everyone can follow. We don't want our boys and girls to follow disruption. No. We don't want them that they must appreciate shouting of slogans, showing of placards. And therefore my appeal to you, generate a climate, generate public opinion, use every medium that is available so that we persuade, we plead with folded hands, request our parliamentarians that in the temple of democracy, our conduct must make us proud. Our conduct must be for development of the country. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIM बेंगलुरु में प्रबंधन विकास केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों और युवाओं से लीक से हटकर सोचने की अपील की। उन्होंने कहा कि सतत विकास हमेशा से हमारे लोकाचार का हिस्सा रहा है। विधायी बहस की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति ने कहा कि सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में ऐसे तथ्य रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो प्रमाणित नहीं है। A member parliament, whatever he may say on the floor of the house, there can be no civil action. There can be no criminal action. He has full immunity. This immunity comes with a great responsibility, a deep sense of accountability. I cannot allow Rajya Sabha to be an akhada of free fall of information, allegations against anyone. Make your statement. You are entitled to make any statement, but authenticate it. Be responsible about it. तो ये थी खबरें विस्तार से और अब नजर कुछ मुख्य समाचारों पर। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण कल से दिल्ली में शुरू होगा, जो 4 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने परिसर स्थापित करेंगे। यह विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डिकेन विश्वविद्यालय हैं। अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की आज संसद के केंद्रीय कक्ष में शुरुआत हो गई। आज राज्य युवा संसद के 29 विजेताओं ने राष्ट्रीय ज्यूरी के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल समापन समारोह को संबोधित करेंगे। जीएसटी संग्रह इस साल फरवरी में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा। इस महीने में उपकर के तौर पर 11,931 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ, जो जीएसटी लागू होने के बाद सर्वाधिक स्तर है। रसोई गैस की कीमत में आज 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई, जबकि विमान ईंधन की कीमत में 4% की कटौती हुई। ये जुलाई 2022 के बाद पहली वृद्धि है। गृह मंत्रालय के कानूनों के उल्लंघन पर प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस 6 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। CPR ने कहा कि वो अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करते हुए कानून का पालन कर रहे हैं। नाइजीरिया में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला तिनुबू को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया गया। उन्हें अफ्रीका के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। ग्रीस में यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर में 36 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 85 लोग घायल हो गए। अतिरिक्त मदद के लिए सेना से भी संपर्क किया गया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने बुधवार को सुबह द्वीप राष्ट्र की ओर से 25 लड़ाकू विमान और 3 युद्धपोत भेजे। ताइवान के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव चल रहा है।
भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पछाड़कर आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे टेस्ट में 6 विकेट चटकाने वाले अश्विन को 2 स्थान का फायदा हुआ। और अब देखते हैं राज्य की खबरें। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विधानसभा में वॉकआउट किया। गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 19 विधायकों को आज विधानसभा में एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। वे फर्जी प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हर जिले में एक माफिया खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। वो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकनीकी पदों समेत समूह ग की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने की घोषणा की। साथ ही पीसीएस या अन्य उच्च पदों पर साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज्यादा न रखने की घोषणा की। कर्नाटक में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चामराजनगर में नगाड़ा बजाकर और झंडी दिखाकर विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ किया। बंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और आप नेता भास्कर राव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भास्कर राव ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूं। लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने आईएसआईएस के जुड़े 7 आतंकवादियों को मौत की सजा और उनके एक सहयोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 2017 में उत्तर प्रदेश में ट्रेन बम विस्फोट सहित अन्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन भारत की पहली पारी के 109 रन के जवाब में 4 विकेट पर 156 रन बनाकर 47 रन की बढ़त हासिल की है। भारत की तरफ से चारों विकेट जो है वो रविंद्र जडेजा ने चटकाए हैं। बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन ने अपने दूसरे ही टेस्ट में 5 विकेट चटकाए और फिर सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने 60 रन, मानस लाबुश्वेन ने 31 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन के साथ भारत पर 47 रन की बढ़त बनाकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है। इससे पहले स्पिन की अनुकूल पिच पर कुहनमैन ने 16 रन पर 5 विकेट और नाथन लियोन ने 35 रन पर 3 विकेट लेकर भारत को 33.2 ओवर में 109 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से विराट कोहली ने सबसे अधिक 22 रन बनाए। तो होली चूंकि नजदीक है और पूरा जो देश है वो होली की खुमारी में डूबा है, चलते चलते आपको मथुरा की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की कुछ झलकियां दिखाते हैं। इसका लुत्फ उठाइए, अपना ख्याल रखिए और संसद टीवी देखते रहिए। नमस्कार।